आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जो हमने कल पढ़ा था पहला पार्ट लिविंग वर्ल्ड का, और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है हमारा लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या पढ़ेंगे हम? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है single step process, but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank and or a category. ठीक है, ये क्या बतानी चाह रही है लाइन की? क्लासिफिकेशन। हमने क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा था? याद है सबको? हमने क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या बता रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, वो पेपर में क्या दे देगा? क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, और तुम बिल्कुल हीरोपंथी में टिक करके आ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल वर्ड देखना है, नॉट। क्या देखना है हमें? वर्ड नॉट। ठीक है, बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represents a rank and a category. ठीक है, since the category is the part of overall taxonomic arrangement. कैटेगरी क्या है? एक पार्ट है टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो हम टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं, कैसे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट हम करते हैं? क्या करते हैं हम टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट? जो हमने नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन जो हम करते हैं, उसका ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का जो पार्ट है वो कौन है? कैटेगरी है। उसका पार्ट कौन है? एक कैटेगरी। इसे बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी जो क्या है, एक ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सारी कैटेगरीज एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। सारी कौन कौन सी? मैंने कल बताया था, कीप, पॉट्स, क्लीन, अदरवाइज, फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जो क्या बनाती हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। ठीक है, ये अभी मैं उसमें ये लिख के दिखा दूंगी। ठीक है, अभी आगे आएगा। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट each category referred to as a unit of classification. हर एक कैटेगरी एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है। हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट है, मतलब ये सारी क्या है? क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ठीक है, इनफैक्ट वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सन। कल भी बताया था मैंने टेक्सा। डॉग, मैमल, कैट, व्हीट, ये सब क्या है? टेक्सा। ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स, ये सब टेक्सा है। ठीक है, तो ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है? रैंक को, और उस रैंक को हम क्या रेफर करते हैं? टैक्सन रेफर करते हैं। क्या रेफर करते हैं? टैक्सन रेफर करते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। अब इससे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, क्या है वो एग्जांपल? इंसेक्ट्स, सबको पता है इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जॉइंट अपेंडेजेस, याद रखना। ठीक है, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं। कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? शेयरिंग कॉमन फीचर्स, जो कॉमन फीचर शेयर करते हैं, लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो मैंने बताया। सेम लाइन इसने बताई। इंसेक्ट में कौन आता है? 3 पेयर, जिनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, वो किस में आते हैं? इंसेक्ट्स में। तो अगर हमें कोई भी दिखा तो हम उसे इंसेक्ट में रख देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कॉमन फीचर हमें दिख रहा है। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट objects which can be classified and those were given a rank and a category.
ठीक है। इंसेक्ट्स क्या है, एक रिकग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हम उन्हें एक रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं। ठीक है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या हम ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म बता सकते हैं? मैंने कल बताया था मैमल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स, बताना जरा, सोचो सोचो सोचो। मैमल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे? एक एक्सटर्नल हेयर्स और दूसरा बॉडी हेयर्स थे, और दूसरा क्या था? एक्सटर्नल ईयर्स, और एक था बॉडी हेयर। ठीक है। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं हाइलाइटर से मार्क कर देती हूं। ठीक है। क्या है ये लाइन? किधर गई लाइन? ये रही। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ठीक है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टेक्सन in fact represents a unit of classification। ठीक है। ठीक है, दोबारा से ये लाइन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। लाइन क्या है? ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप्स क्या दिखाती हैं? कैटेगरी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फर्दर कैटेगरी क्या दिखाती हैं? रैंक। ठीक है। और ईच रैंक और टैक्सन, रैंक को ही हम क्या क्या लिख रहे हैं? टैक्सन भी लिख रहे हैं। हर रैंक और टैक्सन क्या दिखाती है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे पहले कौन है? ग्रुप्स। ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स टू रैंक, और रैंक और टैक्सन को हम साथ में क्या बोलते हैं? यूनिट। ये दोनों क्या दिखाते हैं मिलके? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। कुछ कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। These taxonomic groups categories are distinct biological entities, ये अलग अलग biological entities हमें दिखाती है, not merely morphological aggregates। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिख देगा? These taxonomic groups categories are distinct biological entities and merely morphological aggregates। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? दोबारा से not, यहाँ पे क्या लिखा था? नॉट। ठीक है। तो कुछ कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज शो करती हैं, ना कि मॉर्फोलॉजी। मतलब हम देख के नहीं बता सकते कि ये किस टेक्सोनॉमिक ग्रुप में आया। तुम देख के बता सकते हो कि ये फाइलम में आएगा या ये किन्नम में आएगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ठीक है ना। या ये कौन सी स्पीशीज है, ये स्पीशीज किस जीनस में है, ये जीनस किस उसमें है, हम देख के नहीं बता सकते। जब तक हम उसे पूरा क्लासिफाई, पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर देते, हम उसे देख के नहीं बता सकते। ठीक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म have led to the development of common categories such as kingdom, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हैं, जितने भी हमें आज तक ऑर्गेनिज्म पता है, उनकी जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज होती हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी वजह से हमने क्या करा है? कॉमन कैटेगरीज को डेवलप करा है। वो कॉमन कैटेगरीज क्या है? किंगडम, फाइलम। डिवीजन के लिए सिर्फ प्लांट के लिए, कहीं पे अगर डिवीजन आए, ठीक है, तो समझ जाना इसे हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और अगर कहीं पे फाइलम आए तो वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। मोस्टली एनिमल्स या प्लांट्स के भी अलावा और ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए हम फाइलम यूज करते हैं। ठीक है।
ठीक है, इसे याद कैसे रखना है आगे बताती हूँ, आगे इसका डायग्राम है उसमें बताऊंगी, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो किसमें इंक्लूडेड है, प्लांट में और एनिमल किंगडम में, हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट किंगडम में हो या एनिमल किंगडम में हो, उनकी जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है वो स्पीशीज है, ठीक है। उन पे कुछ स्पीशीज हैं जो लोवेस्ट कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब देखा जाए, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर ऑर्डर, क्लास, सॉरी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज एक सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है ना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब हम ये सोचेंगे कि भाई हम कैसे इन्हें किस कैटेगरी में रखूं मैं, ठीक है ना, किसको कहाँ रखूं, कैसे रखूं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज की है, नॉलेज तो होना चाहिए ना किसी भी चीज का, ऐसे थोड़ी चले मुंह उठाने कहीं भी चल दिए, नहीं, पता तो होना चाहिए उसके बारे में। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का या फिर उसके ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का। जो ऑर्गेनिज्म तुम चाह रहे हो कि मैं कहाँ प्लेस करूं, पहले तो उसके करेक्टर की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या फीचर शो करता है, उसके ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर का ऑर्गन कैसा है, वो ऑर्गन सिस्टम है, लेवल है, टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, ये पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा कि उसका ग्रुप क्या कैसे शो करता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो कैसे, वो उनके वो क्या कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind, different kind नहीं, अलग अलग kind के थोड़ी देख लोगे, same kind of organisms as well as of the other kind of organisms, same kind के भी और other kind के भी, ठीक है, ठीक है। जो उसी से रिलेटेड दूसरे काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसी ऑर्गेनिज्म में जो अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखेंगे, तब पता चलेगा कि हमें इसे किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। आगे आ गया, सबसे पहला है स्पीशीज, हम सबसे पहले टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे, स्पीशीज, ठीक है। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities, जिनकी fundamental similarities होती है, जो मैं आसानी से दिख जाए, fundamental, ठीक है। One should be able to distinguish one species from the other close related species based on the distinct morphological differences. याद रखना ये लाइन कि हम एक स्पीशीज को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे, उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से, ये लाइन याद रखना, ठीक है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, याद होगा मैंगो आया था लिखना, कैसे लिखते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसका, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलते हैं, जो लिखे हैं इसमें, ये किसका था, ये था मैंगो का, ये किसका था, मैंगो का, ठीक है। तो जिस जिसके इसमें लिखे हैं वो तो याद करने ही करने, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पांथेरा लियो लायन, ठीक है। इसमें पांथेरा टिग्रिस भी आता है, टाइगर, ठीक है। ऑल द थ्री नेम, इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, ये क्या दिखाते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने बताया था स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं और हमेशा जीनस के बाद में लिखते हैं, तो ये स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में है और यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में, तो ये जीनस हो गए। तो और इसका मतलब पांथेरा, सोलेनम और मैंजीफेरा क्या हो गए, जीनस हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसी के बाद लिन लिख देती एब्रीविएटेड फॉर्म में, तो वो कौन है, साइंटिस्ट, कल बताया था,
ठीक है, लेकिन उसे किस में लिखते हैं, बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो कि इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं, ताकि हम इनका लैटिन ओरिजिन बता पाए। ठीक है, while the first word मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा ये क्या है, जेनेरा, मैंने बताया था जेनेरिक नेम। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरी। ये मैंने बताया सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। ये क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी आती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जेनेरा क्या है, एक दूसरा हायर लेवल का टेक्सन या फिर एक कैटेगरी, इसे हम टेक्सन भी बोलते हैं। ठीक है, ईच जीनस, हर एक जीनस में मे हैव मोर देन वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक ही जीनस में एक से ज्यादा, एक या उससे ज्यादा स्पीशीज आती है। ठीक है, जैसे पांथेरा में ही देख लो। अभी मैंने बताया कि लियो लॉयन के लिए लिखते हैं, और अगर मैं इसी को लिख दूं, कहाँ पे लिखूं कि तुम्हें दिख जाए, यहीं पे लिख दूं छोटा सा। अगर मैं इसी को पैंथेरा टिग्रिस लिख दूं तो ये टाइगर के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें पैंथेरा एक जीनस है, उसमें दो स्पीशीज हमने पढ़ ली, एक तो लियो आ गई और एक टिग्रिस आ गई ना। ठीक है, उसके बाद बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, ये लाइन भी अच्छी है। जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीशीज एपिथेट तो आते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं, इनकी मॉर्फोलॉजिकल एंटिटीज काफी हद तक सेम होती है, काफी हद तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज एपिथेट, वाओ, टिग्रिस मैंने पढ़ाया अभी, टिग्रिस। सोलेनम में निग्रम आता है और मेलोगेन आता है। निग्रम हम करते हैं मकई, सोलेनम निग्रम इज मकई, याद रखना। और सोलेनम मेलोंगेना इज ब्रिंजल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। हम किस में आते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस में। हम होमो सेपियंस नहीं है, हम होमो सेपियंस सेपियंस में आते हैं। ठीक है, हम क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारी सब स्पीशीज है। ठीक है, जो इस सेंचुरी के हैं वो होमो सेपियंस सेपियंस में आते हैं। ठीक है, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। स्पीशीज क्या है, सेपियंस, जीनस क्या है, होमो। ठीक है, द साइंटिफिक नेम डज फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटर्न एज होमो सेपियंस। लेकिन मैंने तुम्हें सब स्पीशीज भी बता दी है, क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी जीनस की। ठीक है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इसमें बहुत सारी जो रिलेटेड आपस में जो स्पीशीज जो रिलेट करती हैं वो आती हैं इसमें। ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और उन रिलेटेड स्पीशीज के कहते हैं मोर कैरेक्टर्स थे कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ जेनरा। इससे में क्या पता चलता है, अगर एक जीनस है, ठीक है, और एक स्पीशीज है, ये चीज अच्छे से समझना। ठीक है, अगर एक जीनस है और एक स्पीशीज है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे दो स्पीशीज है, एक स्पीशीज ये है, दो स्पीशीज ये है, मतलब ये स्पीशीज है, इसमें दो मेंबर है। जीनस में क्या होता है, एक स्पीशीज होती है, दूसरी स्पीशीज होती है, तो विद इन द स्पीशीज ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे। ठीक है, या फिर टू स्पीशीज को कंपेयर करने में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आएंगे, विद इन द ज्यादा होंगे।
इंट्रा में ज्यादा होगा या इंटर में ज्यादा होगा? इंट्रा में ज्यादा होगा, विद इन एक स्पीशीज के अंदर ही मैं कंपेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं जीनस के कंपेयर कर रही हूँ। जीनस में 2 स्पीशीज आती हैं, इसमें मैं विद इन द स्पीशीज कंपेयर कर रही हूँ, इसमें मैं 2 स्पीशीज को कंपेयर कर रही हूँ। तो इसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे या इसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली है इसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं, आपस में कॉमन कैरेक्टर्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब वही है, वी कैन से दैट जेनेरा आर। ये याद रखना कि लाइन भी काफी अच्छी है, इसको मैं दूसरे पेन से कर देती हूँ। क्या लाइन है ये? We can say that genera are aggregates of closely related species. ठीक है, वो यहाँ पे ऑर्डर लिख देगा, फैमिली लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are 2 different species but both belong to the genus Solanum. मैंने बताया ब्रिंजल कौन था, क्या था उसका नाम? Dana. Solanum melonia. ठीक है, are 2 different species but both belong to the genus Solanum. अब लियो आ गया, कौन आ गया? लियो आ गया। लॉयन पांथेरा लियो, लेपर्ड पांथेरा पार्डिस, टाइगर पांथेरा टिग्रिस। ठीक है, स्पीशीज 3 टिग्रस पार्डस लियो और जीनस 1 पांथेरा पांथेरा। ठीक है, with several common features are all species of the genus Panthera. ये सारी 3 ही स्पीशीज आती हैं पैंथेरा के अंदर। ठीक है, this genus differs from another genus Felis. ठीक है, पैंथेरा और फेलिस में डिफरेंस है, याद रखना। ये पहला जीनस है, ये दूसरा जीनस। इसके अंदर 3 आते हैं, लियो, टिग्रिस, पार्डस। ठीक है, और इसका सिलेबस में नहीं दे रखा है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेलिस में कौन आती है? कैट्स आती है। ठीक है, फिर कैट्स के भी अलग अलग होते होंगे। ठीक है ना, ठीक। अब है फैमिली। अब क्या है? फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में कौन आते हैं? जेनेरा। जीनस में कौन आते थे? स्पीशीज। फैमिली में कौन आते हैं? रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती हैं एज कंपेयर टू जीनस और स्पीशीज। मैंने बताया जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो हमारी क्या होती है सिमिलैरिटीज होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, आपस में जो सिमिलैरिटीज होती हैं। अच्छा, families are characterized on the basis of, ये लाइन काफी अच्छी है कि families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants species. Family are characterized, अगर हम किसी भी प्लांट को किसी फैमिली में डालना चाह रहे हैं तो हम उसके दोनों वेजिटेटिव, ये वाला पेन नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स देखते हैं। ठीक है, याद रखना, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा। अब 3 डिफरेंट जेनेरा आ गए, कौन कौन से? सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और ये फैमिली हम पढ़ेंगे किसमें? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये आते हैं फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात हो गई कि सोलेनेसी के 3 जेनेरा, सोलेनम, पेटूनिया,
धतुरा। ठीक है। Among animals, for example, genus Panthera comprises, जैसे पांथेरा में कौन कौन आता था? Lion, tiger, leopard is put along with the genus Felis cat in the family Felidae. अभी पीछे मैंने बताया था पैंथेरा अलग है, फेलिस अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही फैमिली में रखे गए हैं। उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे। क्या है उस फैमिली का नाम? फेलिडे। Similarly, if you observe the features of cat and a dog, तो you will find some similarities, तो हम कुछ similarities हमें मिलेंगी and some differences as well, पर differences ज्यादा मिलेंगे वैसे देखा जाए तो, ठीक है ना। They are separately into two families, इसका मतलब dog की family भी इन्होंने बता दी यहाँ पे, क्या होती है? Canidae। क्या होती है? Canidae। कैट की फैमिली फेलिडे, डॉग की फैमिली कैनिडे। ठीक है। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड की फैमिली फेलिडे। ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है चौथा है ऑर्डर। क्या है चौथा? ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based upon number of similar characters. हमने पहले क्या देखा? जो species, genus और family आ रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? number of, कि similar characters कितने हैं, कितने number of similar characters आ रहे हैं। ठीक है। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified. ये लाइन याद रखना। are identified based on the aggregates of characters. ठीक है। कि क्या क्या करेक्टर्स हैं, कैसे करेक्टर्स हैं। ठीक है। जनरली ऑर्डर और उससे ज्यादा ये किस में ध्यान देते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स। ये लाइन याद रखना, काफी अच्छी लाइन है। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द, ऑर्डर क्या है? फैमिलीज का असेंबलेज है, फैमिलीज का असेंबलेज है विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ। ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो जेनरा के कंपेयर में ऑर्डर में बहुत कम है। The similar characters are less in number as compared to different genera included in family. ठीक है। जीनस के कंपैरिजन में फैमिली में बहुत कम थे, फैमिली के कंपैरिजन में ऑर्डर में बहुत कम है। ठीक है। जो अलग अलग जीनस जो फैमिली में इंक्लूड करे जाते हैं उस फैमिली के अकॉर्डिंग ऑर्डर में बहुत कम सिमिलैरिटीज है। ठीक है। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the other polynomials, mainly based on floral characters. ये लाइन भी काफी अच्छी है। फ्लोरल करेक्टर्स के बेसिस में कन्वल्वुलेसी और सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स के ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है। तो फ्लोरल करेक्टर्स के बेसिस में कन्वल्वुलेसी प्लस सोलेनेसी, लिखते रहो तुम भी मेरे साथ, अपना पेन चलाओगे तभी तो कुछ याद होगा तुम्हें। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो उधर? आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं। और किस बेसिस पे रखा गया? फ्लोरल करेक्टर्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे? फ्लोरल करेक्टर्स के बेसिस पे। द एनिमल ऑर्डर, एक एनिमल जो ऑर्डर है, एक एनिमल का ऑर्डर है जो क्या है? कार्निवोरा। उसमें कौन कौन सी फैमिली आती है? फेलिडे और कैनिडे। आगे समझ में? फेलिडे और कैनिडे अलग फैमिली थी, लेकिन ये दोनों फैमिली कार्निवोरा के ऑर्डर में आती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्लास। अब हम पढ़ेंगे पांचवा क्लास।
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। बहुत सारे ऑर्डर्स क्या होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। याद रखना ये बात, पीछे ऑर्डर किसके बारे में दिया था, पॉलीमोनिया, उसमें दो आते थे, कन्वल्वुलेसी और सोलेनेसी। यहाँ पे ऑर्डर दिया है प्राइमेटा, उसमें कौन कौन आते हैं, मंकी। लिखो अपनी एनसीईआरटी के बगल में लिखो कि प्राइमेटा में कौन कौन आते हैं, मंकी प्लस गोरिल्ला प्लस गिब्बन। ठीक है, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। ये ऑर्डर प्राइमेटा मैमेलिया में आता है, किसके साथ, कार्निवोरा के साथ। कार्निवोरा में कौन कौन आते थे, कैनिडे, फैलिडे। ठीक है, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। पैंथेरा भी तो आता था उसी में, फैलिडे में। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैमेलिया एक क्लास है, उसमें दो ऑर्डर आते हैं, प्राइमेटा आता है, कार्निवोरा आता है। कार्निवोरा में हमने पीछे पढ़ा, फैलिडे, कैनिडे आता है, फैलिडे में फैलिस और पैंथेरा आता है। तो इसका मतलब है कार्निवोरा में टाइगर, कैट, डॉग तीनों आते हैं। प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आता है। ठीक है, और ये दोनों ऑर्डर मैमेलिया में आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइलम, सेकेंड लास्ट हमारा taxonomical hierarchy. Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with the mammals comprising the next higher category called phylum. ठीक है, क्लासेस जिनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स। इसमें 5 दिए गए हैं, तो 5 ही याद रखना, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की कोशिश मत करना। इसमें क्या दिया है, फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, तो बस। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं मिलके। ठीक है, कौन सा फाइलम बनाते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर फिर बहुत सारे फाइलम आते हैं, उस फाइलम के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक, अब याद रखना ये सारे किस कॉमन फीचर में बेस करे जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये एक फाइलम के अंदर क्यों आते हैं, कौन कौन से, फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये कौन से फाइलम के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड है। पहला, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कॉर्डेटा की भी, नोटोकॉर्ड है, दूसरा इनमें डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है। ये वर्टिब्रेटा के बारे में बता रहा है, वैसे कॉर्डेटा में भी जो वर्टिब्रेटा है उसके बारे में ये वाली लाइन बता रहा है कि डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, ठीक है। आगे जाके जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें एक और लाइन है, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। ठीक है, in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। ठीक है, लेकिन जब प्लांट केसेस में देखते हैं तो जब हम बहुत सारी क्लासेस को एक साथ कंप्राइज करते हैं जिनका सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, वो डिवीजन में रखे जाते हैं। जैसे इसमें फाइलम में रखे जाते हैं, इसमें डिवीजन में रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, एक बार मैं देख लेती हूँ, तो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में थे, 7th वाले में किंगडम में। ठीक है, किंगडम में क्या है, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom animalia। जितने भी एनिमल्स हैं जो अलग अलग फाइलम के रिलेटेड हैं, अलग अलग फाइलम से आए हैं,
ठीक है, वो किस में रखे जाते हैं, किंगडम एनिमेलियम में रखे जाते हैं, ठीक है, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprising all plants from various divisions. इन्हें phylum नहीं बोलेंगे, division बोलेंगे, बोला था ना, ठीक है। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. ये हमारा third chapter है और ये हमारा fourth chapter है, according to NCERT. Okay, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy. इन्होंने सब कैटेगरीज भी निकाली है इन हायरार्की में, जैसे स्पीशीज का सब स्पीशीज मैंने बताया था, हम होमोसेपियंस सेपियंस हैं, फाइलम में भी सब फाइलम आते हैं, डिवीजन में सब डिवीजन आ जाते हैं, क्लास में सब क्लासेस आती हैं, ऑर्डर में सब ऑर्डर्स आ जाते हैं, सब फैमिली आ जाती हैं, तो सब, ठीक है, तो ये क्या इनकी सब कैटेगरीज में आ जाते हैं ये, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, ताकि वो किसी एक टेक्सा को बिल्कुल बारीकी से कहीं पे रख सके, ठीक है, ठीक है। चलो जितना मैंने पढ़ाया उतना देखो, मैं जरा पानी पीऊं, मुझे थक लग चुकी है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर है आगे, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, ठीक है, अब हम देखेंगे फिगर 1.1, ये है हमारा फिगर 1.1। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, याद हुआ, कैसे करेंगे याद, कीप पॉट्स क्लीन, otherwise family get sick, ऐसे करके इस अरेंजमेंट को याद कर लेंगे, ठीक है। कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, नहीं तो अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड डायरेक्ट याद कर सकता है तो वो डायरेक्ट भी याद कर सकता है। किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, वो क्या लिख देगा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। हर डायग्राम के नीचे का ये वाला हिस्सा जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें रिकॉल हो चुका है, यस लिख दो अपनी बुक में अगर ये रिकॉल हो चुका है तो। से फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन, ये तो मैं बता चुकी हूं बट ये अच्छी लाइन है, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing, डिक्रीज होते होते चले जाते हैं। जैसे ही मैं स्पीशीज से जीनस तक पहुंचूंगी, मैंने बताया था विद इन द स्पीशीज, और ये दो स्पीशीज और ये बिटवीन द स्पीशीज हो रहा है, विद इन द स्पीशीज, बिटवीन द स्पीशीज, विद इन द जीनस, बिटवीन द जीनस, विद इन द फैमिली, बिटवीन द फैमिली, ठीक है, तो डिफरेंस है, ठीक है ना, कॉमन कैरेक्टर्स में बहुत डिफरेंस है। लो वाओ, एक और लाइन हमें मिल चुकी है जो काफी अच्छी लाइन है, ठीक है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर, जितना छोटा टेक्सा होगा, क्या होगा, जितना छोटा टेक्सा होगा उतनी ज्यादा more the characters within the Texan share, उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज वो दिखाएगा, ठीक है। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, ये लाइन भी ऐसे स्टार कर दो अपनी बुक के किनारे पर, ठीक है, ये पूरा पहरा ही एस से लेकर यहां तक, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, हायर द कैटेगरी, हायर द कैटेगरी मतलब यहां से यहां जाने में, हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट। मैं
एक जीनस को, मतलब मैं लियो और टिग्रिस को कंपेयर कर सकती हूँ, पर यहाँ पे जाके मैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को कैसे करूंगी डिस्टिंग्विश? कितना टफ हो जाएगा। और उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना, रिलेशनशिप ढूंढना, नहीं ढूंढ सकती, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वो टफ टास्क हो जाएगा कि नहीं सोच सकते। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कंपेयर करना और यहां पे कंपेयर करना जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, टेबल 1.1 इंडिकेट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाउस फ्लाई। आगे जो हम टेबल पढ़ेंगे उस टेबल में क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है, उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है। कौन कौन है वो? हाउस फ्लाई है, मैन है, मैंगो, व्हीट। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलते हैं हम टेबल पे, और ये हम पहुंच चुके हैं एक मेन टेबल पे जो तुम सबको रट देनी है बिल्कुल। ठीक है, कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस होमो। ठीक है, फैमिली, इसी में होमो का ही होमिडे, याद रहेगा। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन कौन आते थे? गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, ठीक है, उसमें मैन भी आता है, तो समझ जाओ तुम क्या हो फिर। ठीक है, होमिडे, प्राइमेटा, क्लास क्या है? मैमेलिया। मैंने बताया था प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों किस क्लास में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं। और ये मैमेलिया किस फाइलम में आता है? कॉर्डेटा में। डिवीजन में नहीं आएगा, ये फाइलम में आएगा। ठीक है, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, जिस जिसके साइंटिफिक नाम दिए हैं वो याद रखना। जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है वो लिख लिख के पढ़ना। ठीक है, हम जब लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? एक बार दूसरा पेन यूज करूं? दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ फिर मैं। ठीक है, हम इसे कैसे लिखेंगे? मस्का डोमेस्टिका, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, मस्का जीनस, फैमिली मस्का का ही मस्किडी कर देंगे। डिप्टेरा, डिप्टेरा में ना हाउस फ्लाइज वगैरह आती हैं। ठीक है, ठीक है, डिप्टेरा। आगे हम पढ़ेंगे लियोडेप्टेरा, लियोडेप्टेरेंस। ठीक है, उनमें आते हैं ये सब। ठीक है, अच्छा, इंसेक्टा इसकी क्लास है। मैंने बताया था इसमें क्या होंगे, इसमें भी जॉइंटेड 6 लेग्स होंगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे। इसका मतलब ये इंसेक्टा में आता है। और इंसेक्टा क्लास किस में आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। ये हम आगे जाके किस में पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे हम ये। बताओ बताओ, सोचो सोचो। एनिमल किंगडम में, जो हमारा चौथा चैप्टर है। उसके बाद आ चुका है मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, जीनस मेंजीफेरा। फैमिली, इसकी फैमिली काफी यूनिक है, नहीं कर सकते जैसे इसे हमने होमो होमिनिडे कर दिया था, मस्का मस्किडे कर दिया था। ये मेंजीफेरा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। इसे कोई अनार मत समझ लेना, कोई महान बुद्धिमान होगा ना। ठीक है ना? ठीक है, ऑर्डर आएगा सेफेंडल्स। क्लास तो हमें पता ही है, ये डाइकॉट होता है, तो डाइकॉटिलिडीने। और डिवीजन है एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में तो आता नहीं है, तो बस फिर एंजियो में ही आएगा क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरा, मोनोकॉट नहीं है, डायकॉट है। ठीक है ना, दो कॉटिलिडन होते हैं इसमें, दो कॉटिलिडन होते हैं। फिर है वीट, वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलिडने, ये डाइकॉट ये मोनोकॉट। और डिवीजन जिम्नो तो है नहीं, एंजियो है, फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आ चुका है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे तुम, इजी है। ठीक है ना, ट्राई करो। देखो, मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम,
पोटैटो, ठीक है। पैंथेरा, पैंथेरा हम किसके लिए यूज करते हैं? लॉयन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? हम लॉयन के लिए यूज करते हैं। कैट हम किसके लिए यूज करते हैं? फैलिस के लिए यूज करते हैं। अब कंफ्यूज मत हो जाना, कोई नमूना कंफ्यूज आएगा तो सी है, अरे वाह ये भी सी है, नहीं नहीं नहीं, डॉग है कैनिस, कैट है फैलिस, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है, ए का है फिफ्थ, ए का फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, तो देखो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन कट हो गया। बी का है हमारा फोर्थ, तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, कोई भी ऑप्शन कट नहीं हो पा रहा है। सी का है हमारा फर्स्ट, सी का थर्ड गलत हो गया है, तो पहला ही गलत हो गया। सी का सेकंड गलत हो गया, सी का फर्स्ट, तो इसका मतलब यही ऑप्शन बचेगा, बाकी भी हम देख लेते हैं। डी का है सेकंड और ई का है हमारा, वाओ ई का ऑप्शन ही नहीं लिखा है, ई का ऑप्शन है हमारा थर्ड। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं किस खुशी में हो रहा है ये हैंग, ठीक है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है होमिनिडे। होमिनिडे किसके लिए यूज करते हैं हम? किसकी फैमिली है होमिनिडे? मैन की, होमोसेपियंस की। मस्किडे, मस्किडे ये टेबल से है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये टेबल का क्वेश्चन है, जिसको टेबल आती होगी वो कर लेगा, ठीक है ना, ठीक है। मस्किडे, मस्किडे में कौन है? हाउस फ्लाई। एनाकार्डियेसी, ये काफी अच्छा था मैंगो के लिए, है ना, अच्छा। पोएसी वीट, और लास्ट बचा कैनिडे डॉग के लिए, ठीक है। अब हम मैच कर लेते हैं, तो ए का है हमारा फिफ्थ, ए का फिफ्थ फिफ्थ, ये दोबारा से डी ऑप्शन कट हो चुका है। बी का है हमारा, बी का है फोर्थ, तो बी का फोर्थ, बी का ये भी कोई ऑप्शन कट नहीं हुआ इसमें। सीधा ई का देख लेती हूँ मैं, ई का है फर्स्ट ऑप्शन, ई का दोबारा से कोई फर्स्ट ऑप्शन नहीं लिखा है, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या लिखा है इसमें? शायद ई का सेकंड लिखा है, पता नहीं क्या करा है इसमें। डी का सेकंड है, डी का सेकंड यही ऑप्शन होना चाहिए, पर ये पता नहीं क्या है लिखा है फिफ्थ, ई का फर्स्ट ही है इसमें, तो यही वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये शायद ई का फिफ्थ यहाँ का है शायद, नहीं यहाँ का नहीं हो सकता, यहाँ का होगा, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं, और ये है हमारा चैप्टर का एंड, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, समरी, ठीक है। पढ़ते हैं समरी, साथ में एक बार वन रीड तो मारना ही है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस एनसीईआरटी में ऐसी हैं जो अंदर चैप्टर में हमें नहीं दी है, ठीक है, ठीक है। तो रीड करो मेरे साथ। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, सबको पता है। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. बहुत सारी हो चुके हैं डिस्क्राइब, पर अभी भी कुछ ऐसे हैं, जैसे ग्लेशियर्स हो गए, जहाँ ग्लेशियर है या बहुत डीप डाउन द अर्थ है या डीप डाउन द सी है, वहां अभी तक बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हम डिस्कवर नहीं कर पाए, और शायद हम उन्हें कभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतने डीप डाउन है या वो इतने हाई लेवल पे, ठीक है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो साइज की कंपैरिजन में हो, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हो, ये क्या दिखाते हैं? मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ, ये हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। एक ऐसा है, एक छोटा है, एक मोटा है, ठीक है, एक खोटा है तुम्हारी तरह, ठीक है। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles. क्या हुआ? ताकि हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग काइंड, उनकी डाइवर्सिटी पढ़ पाए, ठीक है। बायोलॉजिस्ट ने क्या करा? कुछ सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स निकाले, किस चीज के लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन पीछे एक और वर्ड दिया था, याद है कि भूल गए? करेक्टराइजेशन, इसे मत भूलना प्लीज, प्लीज इसे मत भूलना, ठीक है। ये भी एक वर्ड है तुम्हारी लिविंग वर्ल्ड की डिक्शनरी का, ठीक है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज
डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज टेक्सोनॉमी, ये हमने पढ़ लिया था पीछे, ठीक है, ठीक है। द टेक्सोनॉमिक studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity। ये जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की, ये हमें हेल्प करती हैं। ये सब तभी तो हमें पता चलता है कि किस प्लांट का क्या यूज है, किस एनिमल का क्या यूज है, तब जाके हम इन्हें से एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, जनरल नॉलेज के लिए, बायो रिसोर्सेज की जनरल नॉलेज में, उनकी डाइवर्सिटी में हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड्स। बताया था मैंने, इंटरनेशनल कोड फॉर क्या था, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। Based on resemblance and distinct differences, each organism is identified, assigned a correct scientific biological name comprising 2 words, generic name, specific epithet, as per the bionomical system। हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या दिया, एक स्पेसिफिक नेम और एक करेक्ट साइंटिफिक नेम दिया गया है, ताकि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कल बताया था, क्योंकि हम लोकल नेम से बोलते हैं, लेकिन अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूंगी, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेगा, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो हम एक ही चीज की बात कर रहे होंगे, है ना, वरना वो क्या समझे, मैं क्या समझू, डिफरेंस है। An organism represents, occupies a position or a place in the system of classification। हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक ऑर्गेनिज्म ने एक जगह अपनी रिप्रेजेंट या ऑक्यूपाई कर रखी है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। देयर आर मेनी कैटेगरीज, रैंक्स व्हिच आर जनरली रेफर्ड टू एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सा। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट आर टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हर एक कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक हायरार्की में रखा गया है, ठीक है, ठीक है। और ये है हमारा लास्ट पेज, ठीक है। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स ए एंड डी गिवन बिलो। ये पेन दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन करूं, एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। इसमें 2 करेक्ट वंस सिलेक्ट करने हैं। अब देखो, मैंने कल ही बताया था, करेक्ट, पहले हम करेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, और उसने पहले लिख दिया कि 2 ही करेक्ट है, इसका मतलब 4 ऑप्शन है, तो इसका मतलब 2 तो गलत है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अर्नस्ट मेयर जी बोलेंगे हम, क्योंकि साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये टॉपिक कट रखा है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन को प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें अफेक्ट करता है। फोटो पीरियड, जिसका नाम ही फोटो पीरियड है, ठीक है ना, लाइट पे डिपेंड करता है, फोटो मतलब लाइट, तो रिप्रोडक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अच्छा, तो बी तो गलत हो चुका है, तो ऑप्शन में जहां बी है वो काट दो, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, इसका मतलब यह है कि डी करेक्ट है, ठीक है, और ए हमें पता है कि पहले से ही करेक्ट है, तो ऑप्शन तो हमें पहले ही पता चल गया कि सी है, ठीक है। अगर हम पेपर में करेंगे तो हम पहले ही लगा लेंगे कि ऑप्शन क्या है, सी है, लेकिन ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन तो पूरा पढ़ेंगे ही ना। सी है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, गलत, किसने दिया था, लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था। डी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये भी हमारे इसमें न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। जी, मैं गलत क्यों बोल रही हूँ इसे, ठीक है, ये करेक्ट है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिक ग्रोथ को एक ही माना जाता है, क्यों, वो डुप्लीकेट करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, तो उनकी ग्रोथ भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो बड़ा होता है कि नहीं होता है, फिर वो 2 पार्ट में टूटता है, तो इसका मतलब रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है, तो उसमें सिनोनिमस साथ में होता है, एक ही बोलते हैं उन चीजों को,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए थे, अब इन्हें कर लेते हैं हम। ठीक है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स ए एंड डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस। मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन करते हुए, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट। अब उसने पहले बता दिया है कि जो 2 करेक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले ही है कि 2 तो इनकरेक्ट है। ठीक है, एक तो मुझे दूर से इनकरेक्ट दिख रहा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच बटेकर। करेक्ट है ये? कौन नमूना है जैसे करेक्ट करके बैठा है? कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो ये तो हमारा सी तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, तो सी तो मैं पहले ही कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन बचे, ए डी और ए बी। ठीक है, अच्छा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया इसमें, पर ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। जो पुराने एनसीईआरटी वाले होंगे उन्हें पता होगा ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोला गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है और जो ग्रोथ है वो सिनोनिमस, साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? अब कोई रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है, बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है, पहले वो बड़ा होता है, फिर, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले जैसे, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, पहले जैसे ये बड़ा होता है, जैसे सपोज अमीबा बाइनरी फिजन कर रहा है तो वो ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो ऐसा होगा नॉर्मल, उसके बाद वो फैलेगा, तो ये ग्रोथ हो गई। उसके बाद जैसे जैसे ये क्या हो जाएगा, यहां से ये फिजन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? यहां से फिजन करना चाहेगा। ये, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये जैसे बनाया मैंने, ये लंबा हो, ये ऐसे बड़ा हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे फिजन करना चाहेगा। ठीक है, फिजन करेंगे, ये 2 बन जाएंगे, तो रिप्रोडक्शन भी हो गए और इनकी ग्रोथ भी हो गई। तो ये साथ में चल रहा है। क्या चल रहा है? साथ में चल रहा है, तो सिनोनिमस बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था अर्नस्ट मेयर वाले पैराग्राफ में कि उन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी, जो हम आज मॉडर्न डेज में यूज करते हैं। दूसरा है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन प्लांट्स। ये भी उसी टॉपिक का पार्ट है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। पुराने एनसीईआरटी वालों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। क्या उसमें लिखा है कि जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फोटो पीरियड। अब देखो, कोई अच्छा बच्चा होगा ना, वो अंदाजा लगा देगा। फोटो पीरियड मतलब, फोटो मतलब लाइट, रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होगा वो लाइट पर डिपेंड करेगा ही, उसके बिना तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन नॉट अफेक्ट लिखा है, तो ये तो गलत हो, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा बी भी गलत हो गया, तो इसका मतलब 2 सही थे, तो ए और डी है, ए और डी है। ठीक है, अच्छा, अब है हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासिफिकेशन इज ट्रू। क्लासिफिकेशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? चलो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ये पेन आ क्यों नहीं रहा है, रुको, तब तक तुम रीड करो क्वेश्चन, मैं ये देखती हूँ पेन। ठीक है ना, members of a family are less similar than members of are included genus। इसमें लिखा है फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कम सिमिलर हैं एज कंपेयर टू जो जीनस के मेंबर्स हैं। क्या ये सही है? मैंने बताया था ऊपर ऊपर जाते जाते सिमिलैरिटी कम होती है, तो ये इसके ऊपर आता है, ये इसके ऊपर आता है, फैमिली जीनस के ऊपर आता है कि नहीं आता? तो वो लेस सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो हम इसमें देख लेते हैं पहला ऑप्शन कहाँ है। पहला ऑप्शन ये है, ये है, ऑल ऑफ दीज में तो होगा ही, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, सी ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। An order has more members than the number of members in an included genus। ऊपर 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 जाएंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम क्यों हो रही है? क्योंकि मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो मेंबर्स ऑर्डर में ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? होंगे, तो ये लाइन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड भी करेक्ट होना चाहिए, तो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, और ऑल ऑफ दीज में तो होगा ही। अच्छा, फैमिलीज हैव मोर मेंबर्स देन फाइला, ये लाइन गलत है।
ये स्मॉल कैटेगरी है एज कंपेयर टू फाइला, तो फाइला में ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो ए भी हमारा गलत हो चुका है। और ऑल ऑफ दीज तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीज में तो थर्ड भी आ जाएगा। तो हमें पहले ही ऑप्शन मिल चुका है कि बी है ऑप्शन, लेकिन हम पढ़ पूरा लेते हैं। ठीक है, फोर्थ है members of a family share a common ancestor in a more distinct past than members of an included genus। सही है। कैसे? फैमिली के मेंबर ज्यादा दूर के एंसेस्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू जीनस में। जीनस में क्या होगा, दो ही स्पीशीज को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली में हम किस किस को कंपेयर करेंगे, पहले दो जीनस को, फिर उनकी दो स्पीशीज को, और फिर स्पीशीज में भी मेंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें ज्यादा दूर का एंसेस्टर मिलेगा, है ना। मोर डिस्टिंक्ट पास्ट, दूर तक का पास्ट हमें पता चलेगा क्योंकि ज्यादा मेंबर्स हैं, कंपेयर करने के लिए ज्यादा लोग हैं। अच्छा, तो चौथा भी सही है। द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ टेक्सन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी। स्पीशीज में कितने मेंबर हैं, ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्पीशीज, किसी भी टेक्सन में उस स्पीशीज के कितने नंबर हैं ये उसकी सिमिलैरिटी पे डिपेंड करता है, क्यों वो आपस में कितनी सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। आया समझ में? नहीं आई लाइन समझ में? द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ टैक्सन डिपेंड्स ऑन देयर रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी। किसी एक टैक्सन में स्पीशीज के कितने, उस स्पीशीज के कितने नंबर हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितनी डिग्री तक आपस में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका ऑप्शन पता चल चुका है, ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, और कल हम पढ़ेंगे अपना दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू।